और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने हमें मौका दिया, तो बिल्कुल हम बहुत ही ऑब्लाइज्ड हैं। और बड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। और घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि अचानक, कोई बात नहीं सर, एकदम हम तैयार हैं। और बहुत बहुत अगेन आपको धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। साथ में समरेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप लोगों ने जो ये मुहिम छेड़ी है और इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है, फिर से इतने अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो अगेन, और आज बहुत सारे साथी चूँकि आज इस वेबिनार में हैं, अप्रॉक्स 500 के आसपास जो लोग हैं, और सभी लोग। सर आवाज़ क्लियर आ रही है? तो यस थैंक यू सर। तो इतने सारे लोग, अप्रॉक्स 500 के आसपास जो साथी हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे सुनने का डिसीजन लिया है, तो आप सभी लोगों का एक तो वेलकम है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। अगेन मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, नाम धर्मेंद्र सिंह, आरा से बिलोंग करता हूं। और आरसी बिजनेस की जर्नी मेरे परिवार में बहुत पहले आ चुकी थी। आरसी बिजनेस की शुरुआत हमारे परिवार में बहुत पहले हो चुकी थी। और जिस वक्त हमारे परिवार में ये बिजनेस आया था, बिल्कुल मैं इस बिजनेस के अगेंस्ट में था, क्योंकि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। जो लोग, चूँकि बड़े भाई साहब आदरणीय जितेंद्र सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, घर में आरसीएम का थोड़ा थोड़ा माहौल बनता जा रहा था, पर मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जब भी मैं देखता था कि 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते थे और बड़े बहुत एक्साइटेड में लाउडली आवाज में बातचीत किया करते थे, चोरी छुप के सुनने का भी प्रयास किया करता था कि ये लोग बातें क्या करते हैं। और चूंकि इसलिए दूर भागता था कि आरा में, चूंकि हमारी स्कूलिंग जो हुई वो आरा गांव और आरा से हुई। कॉलेज की पढ़ाई जो हमने पूरी करी वो भी अपने ही शहर आरा से करी, बीकॉम किया। और उस दौरान बीकॉम मेरा चल ही रहा था, तभी ये लोग, हमारे चूंकि बड़े भाई साहब भैया ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो मैं देखता था कि 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद कुछ गोले बनाते रहते हैं। तो मेरे मन में, और बहुत लाउडली आवाज किया करते थे। उस वक्त मेरी पढ़ाई भी कभी कभार किया करता था, तो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होता था। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोगों के घर जाना, लोगों के घर जा जा करके इस तरीके का काम करना। और इसलिए कि जब मैं पढ़ाई करता था, उस पढ़ाई के साथ साथ मैं एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई एज ए फैकल्टी में काम किया करता था, क्लासें लिया करता था, लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया करता था। तो उस दौरान हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो इस तरीके की आरसीएम बिजनेस को लेकर, आरसीएम बिजनेस या फिर और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के आए थे। तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एक चीज समझ में आ रही थी कि इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने तोड़ने की चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने को समझ में नहीं आ रही थी। तो जब घर में ये परिवार में ये जब शुरुआत हुई, तो मैंने बहुत ही कड़ा विरोध किया। और विरोध इवन तक इतना तक किया कि मैं भाभी को भी जाकर के बोला करता था, हालांकि वो सपोर्ट किया करते थे। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। भाभी को मैं बोलता था कि भाभी, इनको अब किचन का काम दीजिए भैया को, क्योंकि ये लोग गोले बना रहे हैं, तो अच्छा है कि वहाँ गोले बने, इससे अच्छा है कि घर में कम से कम रोटी बनाए। लेकिन उस दिन मैं बहुत दंग रह गया कि जब मेरी भाभी ने ये कहा कि आप भी उनके साथ मिलकर क्यों नहीं गोले बनाते हैं। तो दोस्तों, ये पहला लेसन मुझे मेरे परिवार से मिला। और मैं अब बहुत सारे नए साथी आज यहाँ पर जुड़े होंगे, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आपको अगर बहुत बड़ा करना है, आज जितने भी यहाँ पर आप पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि जितने सारे साथी हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं, जो लीडर्स हैं, जो स्टार हैं आज के, जिनके घर में महीने के लाखों रुपए इनकम आ रही है, कहीं ना कहीं उनके परिवार का सपोर्ट रहा, तब जाकर के आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। साथियों, उसके बाद भाभी की बात मुझे बहुत अजीब लगी, फिर भी हमने दोबारा विरोध करना घर में छोड़ दिया। पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन फिर मैं वापस रोजी रोटी के चक्कर में, आप नहीं कह सकते हैं, चूंकि जनरली लोग पैसे के लिए गुजरात, पंजाब, दिल्ली वगैरह वगैरह जाते हैं। तो मेरा भी हुआ कि पढ़ाई लिखाई जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा गुजरात घुमाऊं, क्योंकि मेरे चाचा वहाँ एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। घूमने के उद्देश्य से मैं गया, अहमदाबाद गया, और वहाँ वो अरविंद मिल्स में नौकरी किया करते थे। जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक बार हमारी कंपनी देख लो।
और अरविंद मिल्स में जब मैं पहली बार गया, जाने के बाद इतना बड़ा, बहुत बड़ा प्लांट देखा। और मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि वो एशिया लीडर कंपनी है कॉटन फैब्रिक बनाने में, कि काश मैं इस कंपनी में भी नौकरी करता, क्योंकि वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था देखने के बाद मन में एक लालच जैसी पैदा हुई। उसके बाद मैंने अपने चाचा को बोला कि क्या मैं इस कंपनी में मेरी नौकरी हो सकती है। चाचा ने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकती, एक काम करो तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, इंटरव्यू होगा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम शायद कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, मैंने वैसा ही किया, अरविंद मिल्स को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। जनरली सपने की बात जहाँ पर होती है कि बहुत सारे साथी आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बचपन से ही मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, मेरे सपने बड़े थे। पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वैसी कोई हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं या बड़ा करूंगा, या फिर सपने, वैसी चीजें, सपनों की परिभाषा तो हमने आज से बिजनेस में आकर के सीखी। सपने होते क्या हैं, सपने की तैयारियां कैसे की जाती हैं, सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये सब हमने आकर के यहाँ आरसी बिजनेस में सीखा। अरविंद मिल्स को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद काम वहाँ शुरू किया। और वहाँ काम करते करते थोड़े थोड़े मन में ये हुआ कि नहीं, थोड़े से लेवल अब हमारे बदल जाने चाहिए। 2850 रुपये से शुरुआत की थी मैंने उस कंपनी में दोस्तों। और काम करता गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, काम करने में मन भी लग रहा था। और 1.5 साल में उस स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जहाँ पर धागा बनता था, उसकी क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए क्यूए काम किया करता था। खूब मेहनत की 1.5 साल में। उस स्पिनिंग के हिस्ट्री में अगर आज हमारे बहुत सारे साथी होंगे तो उनको ये पता होगा, 1.5 साल में 3 बार इंक्रीमेंट लिया हमने। उस कंपनी में काम चलता रहा। पारिवारिक बैकग्राउंड की जहां तक बात करूं, बहुत ही विपरीत हालात थे हमारे परिवार में, पर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं थी। इसलिए लायबिलिटीज नहीं थी क्योंकि मेरे भैया ने पूरी की पूरी जिम्मेवारी, सारी की सारी लायबिलिटीज कहीं ना कहीं अपने कंधों पर लेके रखी थी। चाहे हमारी पढ़ाई से हो या हमारी नौकरी तक जाने की हो, वहां भी जहां मेरी पूर्ति नहीं हुआ करती थी, घर से पैसा जाता था मेरे लिए। तो कहते हैं ना कि भैया हमारे लिए, पूरे फैमिली के लिए जो सेक्रीफाई किए। और मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम एक ऐसे तंगी वाले परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वैसा कभी उन्होंने होने ही नहीं दिया। अपने ऊपर सारे कष्ट सहते गए, पूरे पूरे तकलीफें खुद झेलते गए, और पूरे परिवार को एक अच्छा लाइफ देने का भरपूर प्रयास किया। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो हमारे लिए राम है। पर शायद मैं वो लक्ष्मण नहीं बन पाया, पर प्रयास में जरूर करूंगा। तो बड़ा ये गर्व होता है मुझे। अगेन दोस्तों, आरसी बिजनेस की शुरुआत हमारी कैसे हुई, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक बार छुट्टी में मैं घर पे आया, घर आने के बाद लोगों ने मुझे फिर से आरसी बिजनेस के लिए अप्रोच किया, पर मैंने मना किया। मना करने के बाद भी फिर भी लोग नहीं माने, और आदरणीय ग्रेट परमेश्वर सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे लिए भगवान ने तुल्य हैं, जिन्होंने मुझे एक इस बिजनेस में लाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा आप हमारे घर पे आ जाओ, हम लोग पार्टी करते हैं। और वो पार्टी लीटी की थी, और मैं आप सबको जानकारी दे दूं कि मुझे लीटी बहुत पसंद है, खाने का शौकीन था। गुजरात में भले जलेबी फाफड़ा ज़्यादा पसंद आने लगा, खमन ढोकले पसंद आने लगे, लेकिन जहाँ मैं, चूंकि यहाँ से हूँ, आरस से हूँ, बिहार से हूँ, तो लीटी पसंद था। और मैं लीटी के चक्कर में मैं चला गया। पर वहाँ माजरा ही कुछ और था। वहाँ लगभग 150-200 की संख्या में लोग थे। 150-200 की संख्या में लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, या ये लगता है फिर से आज मुझे बार बार लोग परेशान करते थे, आज आरसी में फंसा के ही रहेंगे। लेकिन वहाँ पर एक शख्सियत आती है, शख्स नहीं, एक शख्सियत आती है, और वो कोई और नहीं थे, वो आदरणीय मंजीत सर थे। मैं एक बार उनके लिए सम्मान चाहूंगा। वो आते हैं, मैं पहली बार उनको देखता हूँ, और क्या वो चमकता सा चेहरा आज भी है, वो भी आज भी वही वही मुस्कान। मैं सर को देख के बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उस वक्त मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, और मैं पीछे खड़ा था, चेयर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मंजीत सर की मैं बातें सुन रहा था, बहुत सारी बातें हमने सुनी, क्योंकि उस दौरान बोर्ड नहीं था, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो सर ऐसे ही मैनुअली लोगों को बता रहे थे सारसन बिजनेस के बारे में। होते होते ध्यान सर की बातों पे मेरा बहुत कम जा रहा था, क्योंकि ध्यान था कि साल की मीटिंग कब खत्म हो और अपने को लिट्टी कब मिले। पर आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी बातें सुनने के बाद एक चीज मुझे इस बिजनेस में समझ में आई। सर ने बताया था कि आप इस बिजनेस में जो भी परचेज करते हैं, जो भी आप सामान खरीद करेंगे, उसका लगभग 20% आपके घर में जाएगा। दोस्तों एक चीज समझ में आ गई थी मुझे कि मैं
2200 किलोमीटर की दूरी तय करके अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने देखा हमारे साथ जितने भी साथी थे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य हुआ करता था, 2 पैसे ज्यादा कमाना और 2 पैसे बचाना। पर कमाते तो थे बेशक हम लोग, पर हम लोग को बचाने की मनोवृत्ति कहीं ना कहीं नहीं थी। पर मैंने एक चीज सोचा कि अगर मैं 1000 रुपये के मेरे खर्च हैं और उस 1000 रुपये का सामान मैं आरसीएम से कर दूंगा, अगर 200 रुपये मुझे उसमें से अगर बचत होती है तो एक महीने का, चूंकि मैं जहाँ रहता था वहां से हमारी कंपनी की जो दूरी होती थी वो 13 किलोमीटर की हुआ करती थी। दोस्तों उस 13 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 210 रुपए का एक बस का पास निकला करता था। तो मैंने कहा जी 1000 का सामान कर दूंगा, 200 रुपए उसमें से बचेंगे, 10 रुपए और मिला करके पूरे एक महीने 26 दिन आने जाने का कंपनी का कम से कम हमारा किराया निकल जाएगा। और इस सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। सोचा पटेल की दुकान से सामान खरीदता था, वहां से सामान नहीं खरीदूंगा, आरसीएम की दुकान से सामान खरीदूंगा। और वैसी तैयारियों के साथ काम करना हमने शुरुआत की, इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पैसे भी भैया ने भी लगाए, कपड़े भी उन्होंने रखे। मैं जब वहां गया, लोगों, उस वक्त अखबार आया करता था, आरसीएम टाइम्स आया करता था। लोगों ने कहा आपके शहर में दुकान है और आपको वहीं से सामान खरीदना है। पर हवा तो तब निकल गई जब वहां जाने के बाद वो दुकान बंद हो चुकी थी। मैंने कहा अभी मेरे से बिजनेस ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगली दुकान है वो 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद से 70 किलोमीटर की दूरी कलोल शहर में चूंकि मैं रहा करता था, कंपनी के 13 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हमको ये बिजनेस नहीं करना, क्योंकि कंपनी से छुट्टियां नहीं मिला करती थी और हमारा एक दिन वीकली ऑफ हुआ करता था, वो भी मंडे को। सोचते थे कि 70 किलोमीटर की दूरी जाना, किराया खर्च करना, लेकिन फिर भी एक बार हमने डिसीजन लिया और जाकर के आरसीएम की दुकान विजिट करी। अच्छा लगा, कपड़े थे, बहुत छोटे मोटे प्रोडक्ट भी थे, लगभग 150, 200, 300 के आसपास प्रोडक्ट उस वक्त हुआ करते थे। मैं जब घर पे आया, मैं अपने रूम पार्टनर जिनके साथ मैं रहा करता था उनको मैंने इस बिजनेस की बात की। उन्होंने सिर्फ मुस्कान दी, कुछ भी नहीं कहा, मना भी नहीं किया। इसलिए नहीं मना किया क्योंकि मैं उनको मनोज भैया बोलता था। और कहा अच्छा ठीक है, विचार करेंगे, मुस्कुराए और बस इतना ही कहे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जिसके साथ मैं इतने महीनों से रह रहा, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे बिजनेस का एजुकेशन बिल्कुल नहीं था, मेरे पास कुछ भी मुझे पता नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरी बात को मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है। एक दिन 2 दिन अप्रोच करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो हम जरूर करेंगे। लेकिन सिर्फ बातचीत हुई थी, वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 70 किलोमीटर की दूरी सिर्फ मुझे मंडे को ही तय करना होता था, क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी हुआ करती थी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी में सिर्फ हमारे जाने का समय हुआ करता था, आने का कोई समय नहीं था। और आज हमारे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे साथी होंगे जो नौकरी करते होंगे प्राइवेट सेक्टर में। एक चीज तो हमने देखा, जाने का समय है, आने का कोई समय नहीं। कभी हम 5 बजे छूटते थे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी स्थिति ऐसी थी कि 8 बजे तक टाइम करता था। तो एक दिन हमारे पास करता था, वो दिन। इस बीच हम अपने साथ में काम करने वाले लोगों से, जनरली होता क्या कि हम अपने आसपास जिनके साथ सबने सर वो धर्मेंद्र जी दिख रहे हैं क्या? नहीं, नेटवर्क के साथ में काम किया करता था, उनसे मैंने बातचीत करनी शुरू करी। बातचीत करने के बाद उन सारे लोगों ने, लगभग जिन जिन लोगों से हमने बातचीत की, सबने मना कर दिया। दिमाग बिल्कुल हिल गया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही कि मेरे एक व्यक्ति ने, जिनके साथ मेरी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हुआ करती थी, उन्होंने कहा देखो धर्मेंद्र, तुम्हारे प्लान से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं लोगों को बताया करता था कि देखिए 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े आपको मिलते हैं। बात जैसे ही कपड़े की आती है ना, तो कपड़े की कंपनियों में काम करने वाले ना क्वालिटी चेक करते हैं। और मैं चूंकि खुद क्वालिटी में था और वो उंगली लगा के चेक किया करते हैं। पर हम लोग उंगली से चेक नहीं किया करते थे, हम लोग उसकी स्ट्रेंथ चेक करते थे, हम लोग उसकी हैरीनेस को चेक किया करते थे, हम लोग उसके जो क्वालिटी के जो पैमाने थे, उस पैमाने से हम लोग कपड़े की क्वालिटी को चेक किया करते थे। और उसके बाद हम लोग बताते थे कि इसमें पॉलिस्टर कितना है, इसमें विस्कोस कितना है। तो जब हमने कपड़े का एक सैंपल लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि इसमें तो पॉलिस्टर और विस्कोस है। इवन तक कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने मशीन पे ही कपड़े की
की क्वालिटी को चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी लगी, लोगों ने, एक मेरे मित्र ने कहा कि धर्मेंद्र, मुझे नहीं पता ये तुम्हारी कंपनी कैसी है, मैं जानना भी नहीं चाहता, तुम्हारा प्लान कैसा है। प्लान तो ऐसे भी मुझे दिखाने नहीं आता था, मुझे लगा कि बस मुझे जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, जोड़ते जाना है और पैसा कमाना है। लोगों ने कहा कि ठीक है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा मुझे स्वभाव मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर इस बिजनेस को मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। तो पहली लेसन मैं आप सबको देना चाहता हूँ, ये आप पहले, लोग दोस्तों आपको नहीं देखते, पहले दोस्तों इस बिजनेस को नहीं देखते, इसके प्रोडक्ट को नहीं देखते, प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं देखते, कंपनी को नहीं देखते, कंपनी के प्रोफाइल्स को नहीं देखते, आपके अपलाइन को नहीं देखते, आपके सिस्टम को नहीं देखते। पहले अगर लोग देखते हैं तो पहले आपको देखते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आपकी छवि अच्छी नहीं है, आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे प्रपोजल को भी अगर आप किसी के पास लेकर के जाते हैं, वो सीधे इनकार करते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स, आपकी बहुत सारी चीजें अगर खराब भी है, आप अगर एक कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्वीकार करते हैं। वैसा ही हुआ, हमारे एक साथी ने हमें स्वीकार किया। फिर एक के स्वीकार करने से बहुत सारे लोगों की यही फीडबैक रही कि धर्मेंद्र, कैंटीन में तुम्हारी चाय बहुत गलाई है हम लोगों ने। और हमारा प्रयास यही हुआ करता था कि जब भी हम रेसेस जो हुआ करती थी, 40 मिनट का ब्रेक हम लोगों को मिला करता था कैंटीन में, जब हम साथी चाय पिया करते थे, तो मैं पहले पैसा निकाल के देता था। उद्देश्य से पैसा देना नहीं था, क्योंकि हम तो गुजरात पैसा बचाने के लिए गए थे, उद्देश्य से उनको इस बिजनेस में लाना था, ताकि इस लाज लिहाज से भी वो मेरे साथ इस बिजनेस में काम करें। दोस्तों ऐसे ही हुआ, होता गया और पहले ही महीने में के लास्ट तक 4 वीक जो हमने तैयारी करी और लगभग 13 लोग हमारे परिवार में शामिल हुए। मन बड़ा खुश हुआ और खुश होने के बाद मुझे लगा कि चलो 13 लोग हो गए, अब धीरे धीरे हमारा काम कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता जाएगा। 13 लोगों की ज्वाइनिंग के बाद पहली जो इंसेंटिव हमारे पास है, स्कॉलरशिप जो आई, अभी तो हम लोग स्कॉलरशिप कहते हैं, पर हम लोग कहते थे कि पहले जो इनकम आए वो इनकम था 532 रुपये का। अच्छा लगा, अच्छा ही नहीं लगा, यूं कह लीजिए कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी में काम करने के बाद 26 दिन 8 घंटे 12 घंटे नौकरी करने के बाद जो पैसे, जो सैलरी मिला करती थी, उससे उतनी खुशी नहीं हुई जितना कि आर्सन बिजनेस से 532 रुपए से सुकून मिला। बहुत खुशी हुई, बहुत ही मजा आया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। और एक्साइटेड तो, कमीशन तो हमने देखा, पर दिमाग तो तब फिर गया क्योंकि मुझे जहां तक जो भी चीजें बताई गई थी पेन पेपर पे बहुत कम बताया गया था। मैंने देखा हमारा बिजनेस जीरो हो गया। पिछले महीने मैंने 13 लोगों को ज्वाइन कराया था, मुझे जो बताया गया था उस वक्त 40% शायद मिला करते थे, नहीं सर अगर हम सही है तो 45% का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 41 सर, यस सर, 41%। तो हमने इस बिजनेस को बड़े अच्छे से समझ लिया और मैं सोचा बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि पहले महीने में 5,000, फिर दूसरे महीने में 10,000, फिर 20,000, फिर 40,000, और इस तरीके से तो मेरे दिमाग में एक बहुत भ्रांति पल रही थी कि पिछले महीने का जो बिजनेस था ना वो इस महीने में जुड़ जाएगा। सोचा पिछले महीने में जो 13 ज्वाइनिंग से जो मैंने बिजनेस किया उसके बाद वाला महीना जुड़ जाएगा, और धीरे धीरे मुझे लगा मैं तो 5-6 महीने में तो 3.5 लाख का बिजनेस तो मैं कर ही लूंगा, और ये दिमाग में चल रहा था। लेकिन हद तब हुई जब मैंने इस बिजनेस, जब चूंकि वहां पर वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं साइबर कैफे जाया करता था, साइबर कैफे में जाने के बाद जब मैंने बिजनेस को चेक किया, कमीशन तो दिखाया पर बिजनेस क्या दिखाया, जीरो, क्योंकि उसके अगले महीने में मैंने कोई काम नहीं किया था, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं कराया था। फिर मैंने कहा अब मुझे इस बिजनेस को नहीं करना, क्योंकि मेरी सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई। 13 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी, जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो जीरो हो गया। मेरे दिमाग में ये भी आया कि क्यों ना मैं उसी सर को फोन करूं जिनकी बातों से मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया था। पर मैंने कहा नहीं, जियो का फोन हमारे पास है, धीरू भाई अंबानी को के लड़के को फोन करने से अच्छा है कि पहले कस्टमर केयर को ही बात कर लूं। हमने परमेश्वर सर को फोन किया, और फोन करने के बाद उनको कहा कि साहब ये जो आपका बिजनेस है ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी पिछले महीने की सारी मेहनत जो है ना वो बर्बाद हो गई, मेरा बिजनेस जीरो हो गया, कुछ ना कुछ लोचा है आपकी कंपनी में। लोचा चूंकि गुजराती शब्द है, तो मैं उन्होंने कहा कि उनको भी शायद वो मुझे पूरी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए।
मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे काम नहीं करना, दूसरे महीने में कोई ज्वाइनिंग नहीं, तीसरे महीने में कोई ज्वाइनिंग नहीं, चौथे महीने में कोई ज्वाइनिंग नहीं, 5वें महीने में भी कोई ज्वाइनिंग नहीं, और बिल्कुल मैं स्टॉप हो गया, मैंने काम करना बंद कर दिया। कंपनी में जब मैं गया, लोगों से जब मैं बातें किया करता था, तब लोग पूछा करते थे, धर्मेश भाई क्या गया तुम्हारा आरसीएम? मतलब धर्मेश, चूंकि वहां मुझे लोग धर्मेश भाई कहते थे, तो कहते थे कि धर्मेंद्र अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा आरसीएम? जैसे ही लोगों ने ये बात कही, मुझे बहुत टीस जैसी उठी, मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा नहीं, अभी फिर से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। हमारी बातचीत हुई, फिर मैंने सर से बात की, जितेंद्र सर से हमने बात की, वहां भी मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो पाया। फिर मुझे सुजीत सर का नंबर मिला और मैंने सुजीत सर से बात की। मुझे आज भी वो दिन याद है। सुजीत सर ने मुझे बखूबी अच्छे तरीके से समझाया कि उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल देकर के समझाया कि धर्मेंद्र जी एक बताओ, आप 30 दिन काम करते हो या 26 दिन काम करते हो, उस काम करने का पैसा आपको कब मिलता है? मैंने कहा साहब 1 तारीख को मिल जाता है। मैंने कहा दूसरे महीने में अगर आप काम नहीं करते हो तो क्या उसका पैसा आपको मिलता है? मैंने कहा नहीं सर। ले 1 महीने काम करते हो तो क्या उसका पैसा आपको 10-10 महीने तक, सालों साल तक मिलते रहता है? मैंने कहा नहीं सर। उस दिन मुझे ये बिजनेस समझ में आया कि हम जो काम करते हैं उसका हमें पैसा मिलता है, और अगले महीने हम काम नहीं करते उसका हमारे, क्योंकि हम शुरुआती दौर में थे, इनिशियली हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। दोस्तों मैं तो बिजनेस, ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी रही है, क्योंकि लोगों के पास, अब एक चीज और इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस उठाने पड़े। इवन तक कि जब लोगों के पास, जब लोगों के घर में जाते थे, जब लोकल लोगों के घर में जाया करते थे, मन होता था कि नहीं थोड़ा सा यहाँ के लोगों के साथ अगर मैं इस बिजनेस को शेयर करूँ, कुछ बड़ा हो सकता है। लोगों से जब बातचीत में क्या करता था, तो लोग अपनी भाषा में नवाजा करते थे कि या तो आरसीएम में गांडू થઈ ગયું છે, मतलब कि इनका ये खराब नहीं, मतलब कि आरसीएम में ये पागल हो गया है। उसके थोड़ी शब्दों पे नहीं जाइएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी मेरी इच्छा है, थोड़ी सी जो बातें हमारे साथ घटित हुई थी। स्थिति ये आई कि जब मैं लोकल लोगों के घर में गया, तो एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि एक व्यक्ति ने, जो घर के बुजुर्ग हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि धर्मेश भाई काल थी तमे हमारे घर में हवानू नहीं, यानी कल से आप हमारे घर पे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। हमने कहा क्यों क्यों बाबा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि जारे तमे आओ त्यारे मारे घर में माथाकूट થઈ જાય, यानी कि जब जब तुम हमारे घर में आते हो हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनका लड़का हमारे साथ चूंकि ज्वाइन कर चुका था, तो विरोध हुआ करता था उनकी पत्नी से। और जब जब वो आरसीएम, जब भी मुझे मेरे घर में जाया करता था, जब मैं उनके घर से बाहर निकलता था, वो कमाल के झगड़े हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोगों ने घर में जाने से भी मना कर दिया, और मुझे भी डर लगता था, क्योंकि बहुत ही तिरछी नजर से लोग देखा करते थे कि आ गया, और बहुत ही खराब शब्दों से नवाजते थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कदुआ बोलते थे। और गुजरात के लिए, चूंकि बहुत सारे साथी वो जानते होंगे, कदुआ का मतलब, हमारे यहाँ जो कद्दू होता है ना, कद्दू क्या बोलते हैं हम लोग, कोहड़ा बोलते हैं अजी। तो वो, उसको वहां कोई सेवन नहीं करता, उसको कोई खाता नहीं है, यानी कि वो यूजलेस है। अगर किसी के खेत में अगर वो है भी तो वेस्ट हो जाता है, वो लोग उसको फेंक दिया करते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये जो बाहर से जो आए हुए हैं, इनको घर में अपने यहाँ कोई काम नहीं था, इनको वैसी कोई चीजें नहीं मिली, इसलिए इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो कदुआ कदुआ कर करके लोग नवाजा करते थे जब मैं लोगों के पास से बिजनेस लेकर के जाया करता था। पर फिर भी मैं रुका नहीं, मैं इस बिजनेस में चलने की कोशिश की। दोस्तों बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं बिजनेस को, मीटिंग को देख करके ज्वाइन किया, और उस सेमिनार में समरेश सर थे, उस सेमिनार में सुजीत सर को देख के, उस सेमिनार में बीसी सर को देख के ज्वाइन किया, उस सेमिनार में मंजीत सर को देख के ज्वाइन किया। पर मैं अपने आप को बड़ा ही अभागा मानता हूँ, क्योंकि 9 महीने के बाद 10वें महीने में मुझे पहली झलक मिली थी, पहला प्रोग्राम मुझे मिला था आदरणीय मंजीत सर का, और उस दिन से मुझे आरसीएम बिजनेस समझ में आया। सर हमारे यहाँ आए, हमारे घर में ही रहे, और 200 से ज्यादा लोगों की मैंने तैयारी की थी। सर की मीटिंग्स मैंने सुना, और उस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को समझा। दोस्तों ये मायने बिल्कुल ही नहीं रखता, आज बहुत सारे साथी हमारे बीच हैं जो बहुत सारे वर्षों से इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल ये मायने नहीं रखता कि आप इस बिजनेस में कब आए, बल्कि मायने ये रखता है कि ये बिजनेस आपके अंदर कब आया। दोस्तों 10 महीने के बाद ये बिजनेस मुझे आया, मेरे अंदर आया, और तब से मैंने युद्ध स्तर पे काम करना शुरू किया। काम करते गया, और बार बार महागुरुओं का सानिध्य मिलता गया। दूसरे तीसरे महीने में आदरणीय सुजीत सर आए, और जब सुजीत सर आए तो बिजनेस में एक नई उछाल आ गई कि कम, क्योंकि सर की उम्र कम है, आज
और बिल्कुल ही वो उस वक्त भी इतने हैंडसम हुआ करते थे कि लोगों ने उनको देख करके, उनकी बातों को लेकर के काफ़ी प्रभाव हुआ वहाँ के उस प्रोग्राम में, और कारवां चलता गया। धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में लीडरशिप अचीवर बना, और तब डिसीजन लिया कि अभी मैं आरा नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बनूंगा। 2 साल का समय लिया हमने, 2 से 2.5 साल के आसपास मैं रॉयल्टी अचीवर बना, और धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इस बिजनेस में समझा था कि ये बिजनेस क्या है, क्योंकि आज 2-3 मुद्दों पे बात हमें जरूर करनी है, और 15 मिनट में हम अपनी बात को जरूर खत्म कर लेंगे कि इस बिजनेस क्या है। मुझे समझ में आता है कि आज से बिजनेस एक परिवर्तन है, और आज भी लोग इस चीज को और परिवर्तन को कहीं ना कहीं लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। समझ में आता है कि बाजार की एक ऐसी, एक बिजनेस मॉड्यूल है, एक बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था है, जहां पर हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आम आदमी और एक ग्राहक हुआ करते हैं, और हमें अपनी जीवन जरूरत चीजों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं बाजार के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। मैं आप नए साथियों को बताना चाहता हूं कि मैंने जो समझा, क्योंकि हम एक ग्राहक हुआ करते हैं, हमें सामान खरीदने के लिए किसी न किसी दुकानदार के पास जाना होता है। विचार मन में ये भी आया करता था कि जिस जिस पैसे में, जितनी कीमत पर एक दुकानदार आरसीएम का ये सॉरी जो सामान खरीद करके लाता है, उतनी कीमत पे हमें नहीं देता, वो अपना मुनाफा रखता है। वो अपने से बड़े व्यापारी होलसेलर से लेकर के आता है, वो भी अपना मुनाफा रखता है। वो डीलर से लेकर के आता है, वो भी अपना मुनाफा रखता है। डीलर एक C&F एजेंट होते हैं, वहां से लेकर के आता है, वो भी अपना मुनाफा रखता है। और वो कंपनी से लेकर के आता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी का होता है, जिससे कि हम ग्राहकों तक माल पहुंचता है। लेकिन सामान पहुंचने का एक बहुत अच्छा सा माध्यम है, जो एडवर्टीजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, प्रचार के माध्यम से होता है। और ये प्रचार करने वाले भी लोग मुफ्त में प्रचार नहीं किया करते थे। जहां तक मैंने इसको समझा था, मैं नए साथियों को बताना चाहता हूं कि एक 10 रुपए का सामान एक आम आदमी तक के ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते चूंकि 20 रुपए का हो जाता है, बीच के 50% पैसा जो मिडिल मैन के बीच बढ़ जाता है, बिचौलियों के बीच बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कमीशन बेस्ड काम करते हैं, सबका अपना अपना इंसेंटिव होता है, अपना कमीशन होता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अपनी व्यवस्था में हमने देखा कि बीच के लोगों को हटा दिया जाता है, यानी कि बीच के लोगों को हटाने के बाद सीधे कंपनी माल बनाती है, हम ग्राहकों तक, हम आरसीएम की दुकान तक पहुंचाया जाता है, वहां से जाकर के हम लेते हैं, और बीच में जो 50% पैसा बढ़ता था, वो 45% के रूप में हम ग्राहकों को मिलता है। ये चीज समझने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि अब एक चीज होता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो किस तरीके, कौन सी कंपनी का है, उस कंपनी के प्रोफाइल्स क्या है। मैं आप सब लोगों के लिए दोस्तों बताना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी, वो अगस्त 2000 में हुई थी। शुरुआती दौर में कंपनी के पास एक प्रोडक्ट हुआ करते थे, आज मोर देन 600 प्रोडक्ट है। एक दुकानें हुआ करती थी, आज 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। 160 एबव प्लस हमारे पास आज डेपो है। कई एक एकड़ में हमारा प्लांट है, हमारा भीलवाड़ा में। चूंकि आरसीएम वर्ल्ड अगर बहुत सारे साथी चूंकि गए होंगे, अगर विजिट किए होंगे, तो वो जानते होंगे हर तरीके के मैन्युफैक्चरिंग अप्रॉक्स 75 to 80% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो सबसे कमाल की बात है कि चूंकि बात नेटवर्क मार्केटिंग की है, और बात अगर डायरेक्ट सेलिंग की है, तो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जितनी सारी कंपनियां हैं, उस कंपनी के जो फाउंडर हैं, उनका विजन क्या है, इस बिजनेस को, इस सिस्टम को चलाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो किस एथिक्स पे काम करते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है, क्योंकि मैं पहली बार जब उनसे मिला था 2010 में, 9-10 में मैं मिला था आदरणीय टीसी सर से, तो वो इतने विजनरी व्यक्ति, मैं एक बार उनके लिए सम्मान चाहता हूँ आदरणीय टीसी सर के लिए, जो कि हमारे फाउंडर हैं। उनकी एकदम एक तरीके के वो परमात्मा के दूसरे स्वरूप हैं, जो जन जन के लिए सोचना चाहते हैं, जो हर एक व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं, एक एथिक्स पे काम करते हैं, वो सिद्धांतों को पालन करते हैं, और उनका ये प्रयास होता है। तो इतने बड़े धर्मात्मा व्यक्ति इस सिस्टम को चला रहे हैं दोस्तों, तो प्राउड फील होता है कि हम इस तरीके की कंपनी में काम करते हैं। कंपनी की प्रोफाइल, आज हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट है सर, इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। अब है कि अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते। एक तो सामान हमें सस्ता मिलता है, 100% क्वालिटी हमें मिलती है, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में व्यापार करने का एक मौका मिलता है। 10 से लेकर 32% तक, 10 से लेकर 45% तक के सिस्टम के माध्यम से इंसेंटिव जो है वो हमारे अकाउंट में जाता है। लेकिन कब, जब हम इसमें काम करते हैं, हम काम करने का डिसीजन लेते हैं, जब हम नेटवर्क तैयार करते हैं।
हम ग्राहकों का नेटवर्क तैयार करते हैं। एक छोटी सी बात जो मुझे समझ में आई थी कि मुझे सेविंग करनी है, मुझे 1000 रुपए में 200 रुपये बचाना है। मैंने कहा अगर मैं ऐसे 200 रुपये, 1000 रुपये वालों का अगर मैं नेटवर्क तैयार करूं, और अगर हजारों का अगर नेटवर्क होता है तो पैसे हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार हमारा बिजनेस दोस्तों जीरो हुआ था तो मैंने किसी को बताया नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बातें मैंने अपलाइन के साथ मैंने शेयर की थी। तो दूसरा लेसन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपकी नॉलेज के अभाव में अगर कोई नेगेटिव चीजें आपको लग रही, हो सकता है कि आपको वो नेगेटिव लग रहा है और वो कारण हो सकता है क्योंकि आपके पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो कम से कम आप अपने नीचे ये चीज फॉरवर्ड जरूर नहीं करें। और मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद अपलाइन के साथ ये चीज शेयर की थी क्योंकि मुझे पता है वो था कि शायद दोस्तों वैसे ही हुआ, ये सफर इस तरीके से चलता गया। पर आज मैं कुछ चीजें आपसे बात करूंगा कि आरसी बिजनेस को हमें क्यों करना है, क्योंकि देखिए आरसी बिजनेस पैसा देता है। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने की कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीने की कमा रहे हैं। बहुत सारे पैसे के साथ साथ ये बिजनेस आपको सम्मान देता है। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि 500 लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मुझे 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा बोलने का मौका मिलेगा, ये बिजनेस देता है। आज आप देख लीजिए, आज आप मंजीत सर को देख लीजिए, लाखों की इनकम है, सुजीत सर को देख लीजिए, लाखों की इनकम है, समरेश सर को देख लीजिए, लाखों की इनकम है, इवन तक कि ये बिजनेस आपको मान सम्मान देता है। दोस्तों इस बिजनेस को इसलिए करना है, ये बिजनेस चूंकि दोस्तों ये बिजनेस आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, और स्वास्थ्य अच्छा इसलिए देता है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो आपको स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर आप हमारा खाने का तेल अगर आप इस्तेमाल करें, आप हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट हैं वो अगर इस्तेमाल करें, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, मेरा अपना दावा है कि अगर एक व्यक्ति आरसी बिजनेस में आकर के 100% प्रोडक्ट का अगर यूज करता है, मुझे नहीं लगता कि उसे कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो 100% यूज करे, पूरे देश विदेश में घूमने का मौका आपको मिलता है। ये सारी की सारी चीजें आपको इस बिजनेस से मिलती है। समय की कहीं कोई कमी नहीं रहती है। जब आप इस बिजनेस में काम करने के बाद एक लेवल पे आते हैं तो पर्याप्त समय आपके पास होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। पैसे यहाँ पर मिलते हैं और अथाह पैसे मिलते हैं दोस्तों। पर आज मैं अभी बात की टॉपिक में आपको सर थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस ही क्यों करेंगे आरसीएम बिजनेस, ये तो समझ में आया, पर आरसीएम बिजनेस ही क्यों? हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आज काम कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम MLM सिस्टम में काम कर रही हैं, पर आरसीएम ही क्यों? मैं 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए इस बिजनेस में आने का मेरा अपना उद्देश्य पैसा कमाना है। मुझे बहुत सारे लोग अगर इस बिजनेस में या फिर दुनिया की वो 4 ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपको पैसा बनाना, ये मेरी अपनी राय है, राय नहीं है, ये एक्सपर्ट की राय है। एक मैं बुजुर्ग व्यक्ति से मिला था पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि देखो धर्मेंद्र 2025 तक वो जिसमें लोग खूब पैसा बनाएंगे जी, अथाह पैसा, खूब थोड़ा मोड़ा नहीं, वो 4 इंडस्ट्री होगी जिसमें लोग खूब पैसा बनाएंगे। और उन्होंने पहली जो इंडस्ट्री बताई वो थी वेलनेस इंडस्ट्री। दोस्तों आज से पहले प्रोफेशनल लोगों ने पैसा बनाया, डॉक्टर्स ने पैसा बनाया, इंजीनियर्स ने पैसा बनाया, आज भी लोग बना रहे हैं। हो सकता है कि डॉक्टर्स ये ऐसी फैकल्टीज है जो आगे भी बनाएगी। पर एक आम आदमी की जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि 4 इंडस्ट्री में का जिन लोगों ने भी इन 4 इंडस्ट्री पे फोकस किया वो खूब पैसा बनाएंगे। पहली इंडस्ट्री होगी वेलनेस इंडस्ट्री। मेरी टॉपिक है कि आरसीएम ही क्यों? कंपनियां तो बहुत सारी हैं, पर आरसीएम ही क्यों? वेलनेस इंडस्ट्री में लोग पैसा बनाएंगे। आज लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है दोस्तों, लोगों को ये समझ में आ रही है कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे विटामिन्स लेना चाहिए, विटामिन्स लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। और इस कोविड के काल में तो इम्यूनिटी जैसी चीजों को सिखा दिया। पहले तो हम लोग इम्यूनिटी जैसी चीजों को समझते ही नहीं थे कि इम्यून सिस्टम भी कुछ होता है। 2025 तक लोग
आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो फार्मा कंपनियों में काम किया करते हैं। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र ऐसा है, मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी कंपनियां दवाइयां ही बनाया करती थी, और आज के डेट में एक अलग यूनिट डाल दिया गया है। सर आवाज आ रही है? हाँ। फार्मा कंपनियों के मित्रों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया, चाहे केडला में भी बहुत सारे लोग हैं, जेडिस में बहुत सारे लोग हैं, टोरेंट चूंकि हमारे एक शहर के करीब है, वहां पर मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी कंपनी सिर्फ मेडिसिन बनाया करती थी धर्मेंद्र, लेकिन अभी आज की डेट में एक अलग से यूनिट डाल दिया है सप्लीमेंट के लिए। मल्टीविटामिन उसके अंदर बन रहे हैं, प्रोटीन्स के अलग से सेक्टर डाल दिए गए हैं। और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं कि अगर इस इंडस्ट्री में लोग खूब पैसा बनाने वाले हैं तो पिछले 10 सालों से वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास वेलनेस के प्रोडक्ट इतने सीरीज के हों। दूसरी जो इंडस्ट्री होगी जहां पर लोग खूब पैसे बनाएंगे वो होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। आज से 50 साल पहले जिस गवर्नमेंट ने यूरिया को प्रमोट किया था, आज वही गवर्नमेंट कहती है कि जैविक खाद का इस्तेमाल करिए, गोबर का इस्तेमाल करिए, छाड़िए का इस्तेमाल करिए। आज किसानों के दिमाग में भी ये कहीं ना कहीं ये बात आ रही है। आप खाद बीज भंडार की दुकान पर जाएंगे, आप विजिट करेंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कंपनियों के जैविक खाद उनके पास ऑलरेडी है। पिछले साल 2 सालों में वहां भी आना शुरू हो गया है। और 2025 तक जिनका फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर होगा वो भी इस इंडस्ट्री में खूब पैसा बनाएंगे। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भी पिछले 10 सालों से हम लोग मास्टर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है जैविक खाद के रूप में, जैविक उपचार के रूप में जो हमारे पास है। मैं बताना चाह रहा था दोस्तों कि आरसीएम बिजनेस ही क्यों, कंपनियां तो बहुत सारी हैं पर आरसीएम बिजनेस ही क्यों। तीसरी है ई कॉमर्स, उस सेक्टर में भी लोग पैसा खूब बनाएंगे 2025 तक। मैं बात 2025 की ही कर रहा हूं, ये डेटा के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, चूंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर भी करता आप लोगों के साथ। ई कॉमर्स आज लोगों के पास, आप महसूस भी करते होंगे कि समय नहीं है लोगों के पास। बहुत सारे लोगों के पास पर्याप्त समय है और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल ही समय नहीं है। वो क्या करते हैं, एक ऐसा मोबाइल होता है उनके साथ, वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, पता नहीं कितने सारे ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का वो हेल्प ले रहे हैं। उनकी हर जरूरत की चीजें कहीं ना कहीं उनके पास आ रही हैं। और इस सेक्टर की भी जितनी सारी कंपनियां हैं या फिर जितने सारे लोगों का इस सेक्टर में फोकस है, वो 2005 भी पैसा वो बना रहे हैं और 2025 तक खूब पैसा बनाएंगे। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास भी वैसी व्यवस्था आ चुकी है। पिछले 2 सालों से, 2 साल 3 सालों से हमारे पास भी ये व्यवस्था है कि हम भी अपने घर में चाहें तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि क्यों करे आरसीएम ही क्यों। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि आरसीएम ही क्यों। चौथी जो है नेटवर्क मार्केटिंग, उस एक्सपर्ट व्यक्ति की राय थी जिसने मुझे बताया था, बाद में मैंने इस पे डेटा भी निकाला। उस एक्सपर्ट व्यक्ति ने बताया कि बेटा 2025 ही नहीं, आने वाले कई वर्षों तक, सदियों तक एक इंडस्ट्री 2025 तक तो लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन एक इंडस्ट्री जिसमें खूब पैसा लोग बनाएंगे और वो इंडस्ट्री होगी नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों इसके बेताज बादशाह हैं हम, पिछले 21 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी कंपनी के साथ आप तुलना नहीं कर सकते आप। तो ये 4 चीजें, ये जो 4 पॉइंट्स जो हमने बताए हैं, ये 4 इंडस्ट्री, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें हमारे आरसीएम के साथ हैं और पिछले कई वर्षों से हमारे साथ हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम ही क्यों, क्योंकि ये जहां जहां पैसे, जिस इंडस्ट्री के माध्यम से पैसे हमें बनाने हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हमारे पास है, बनाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं कि क्यों ना करें। बहुत सारे लोग मुझे भी रोका करते थे, हम कहते क्यों ना करें आरसीएम। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्यों ना करें आरसीएम। क्या इस रेट का प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास है? इस रेट में इस क्वालिटी को अफोर्ड करने वाली मार्केट का कोई प्रोडक्ट है? कोई नहीं है।
मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्यों ना करें आरसीएम को। यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम है, कमाल का सपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि पूरे सिद्धांतों के हिसाब से काम करता है। क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस को। मंजीत सर जैसे मेंटोर हमारे साथ हैं। क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस को, क्योंकि समरेश सर से हमने मुस्कुराना सीखा था। क्यों ना करें आरसीएम बिजनेस को दोस्तों, जहां पर ये ह्यूज नेटवर्क बना करके हम लाखों रुपए महीने की कमा सकते हैं। हम कहते हैं अगर मैं अपने लिए अगर बात करूं तो क्यों ना करूं मैं आरसीएम बिजनेस को। आज ये आरसीएम बिजनेस जितनी इनकम मुझे देता है, मैं अगर कंपनी में काम कर रहा होता ना, शायद इसकी आधी भी नहीं मिलती। आज भी हमारे साथ बहुत सारे साथी जो काम किया करते थे, आज भी वो 12-12 घंटे की नौकरी किया करते हैं और किसी की भी सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, और बिल्कुल ही अब समय चूंकि गवाही नहीं दे रहा है, बातें तो बहुत सारी करनी है, पर आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं प्राउड फील करता हूं कि आई प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टीम मंजीत सिंह। मुझे गर्व है इस बात से कि मैं मंजीत सर की टीम का सदस्य हूं। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सर, आप सब लोगों को, आप सब लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।